1 अप्रैल से जनगणना की शुरुआत हो गई है। गणना की शुरुआत में प्रयुक्त मुख्य सामग्री जैसी जानकारी एकत्र करेंगे। वे मकान के उपयोग और स्थिति का भी रिकॉर्ड रखेंगे और उसे एक गृह संख्या आवंटित करेंगे। बिहार में जनगणना अधिकारी 2 मई से 31 जनवरी के बीच आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। इस दौरान आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना अधिकारी क्या पूछेंगे? सवाल जनगणना में पूछे जाएंगे 33 सवाल। बताना होगा परिवार के मुखिया का नाम। पूछा जाएगा टेलीफोन और मोबाइल नंबर। जनगणना कर्मी के हर सवाल का देना होगा सही जवाब। गोपनीय होगी आपकी हर जानकारी। मकानों घरों की गिनती के बाद जनगणना के दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी जानकारी सहित व्यक्तिगत स्तर के डेटा को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनगणना में मिले आंकड़ों के आधार पर सरकार आम लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगी। इससे देश की शहरी योजनाओं, आधारभूत संरचना, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं को बल मिलेगा। जनगणना में लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने और परिवार के बारे में सही जानकारी दे। भारत का जनगणना अधिनियम 1948 साफ तौर से स्पष्ट करता है कि देश का हर नागरिक जनगणना टीम को अपनी सही और सटीक जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ये कोई स्वैच्छिक या वैकल्पिक प्रक्रिया नहीं है। कानून की धारा 8 के तहत पूछे गए सभी सवालों का सच जवाब देना अनिवार्य है। वहीं धारा 11 के तहत गलत उत्तर देने, जानबूझकर विवरण छिपाने जैसे घर, गाड़ी या अन्य संपत्ति की गलत जानकारी देना या जनगणना कर्मियों को घर में प्रवेश करने से रोकने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि देश में जारी जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जा रही है। इसमें पारंपरिक कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। सरकार के द्वारा ली जा रही जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होगी। मिली जानकारी का इस्तेमाल केवल नीति निर्धारण के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस कार्यक्रम में मैं अनुभा सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, आज हम बात करेंगे जनगणना के ऊपर। यह 2027 वर्ष 2026 का वर्ष जो है वो जनगणना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किस तरह से पूरे प्रदेश में और देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है। आप सभी के मन में कई सवाल होंगे और इन सवालों का सही जवाब और सटीक जवाब देने के लिए हमारे बीच में हमारी खास मेहमान है। मैं स्वागत करना चाहूंगी सुश्री रंजीता जी का, जो कि निदेशक है जनगणना कार्य निदेशालय बिहार। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, आम लोगों के बीच में यह एक प्रश्न है कि आखिर जनगणना है क्या, यह प्रक्रिया कैसे होती है और किस तरह से यह सिर्फ एक गणना है लोगों की या फिर इससे आगे बढ़कर कुछ और भी इसके ऊपर जो ये प्रोसेस है उसके ऊपर निश्चित है, निर्धारित किया जाता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को सरल में बताएं। देखिए, किसी भी देश या राज्य में एक निश्चित समय पर वहाँ रहने वाले, वहाँ निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, उसको गिनती करना, ये जनगणना का एक हिस्सा है। परंतु यह संपूर्ण है, जैसे शिक्षण संस्थान, अस्पताल आदि सभी के आंकड़े जनगणना में एकत्रित किए जाते हैं। एकत्रित करने के बाद इसे हम संकलित करते हैं। संकलित करने के बाद इसका विश्लेषण होता है और विश्लेषण करने के पश्चात इसे हम उजागर करते हैं। इसको हम लोग प्रतिवेदन बनाकर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है जो आंकड़ों के संग्रहण से लेकर उसको प्रकाशित करने तक की प्रक्रिया है। तो केवल जनगणना का ये मतलब ना समझा जाए कि सिर्फ हमारी जनसंख्या की गणना है, उससे कहीं बढ़कर है यह गणना। जी बिल्कुल।
क्योंकि आम लोगों के बीच में यह एक समझदारी है कि यह सिर्फ लोगों की गणना है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से सारी चीजों का इसमें कंसिडरेशन इसको किया जाता है, जैसे स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, सारे चीजों की गणना करके, ताकि आगे आने वाले समय में जो नीतियां बने वो इसके ऊपर आधारित हो सके। एक और है मैम, जो लोगों के बीच में ये एक आम प्रश्न है कि आखिर ये जनगणना का जो प्रोसेस है ये कितना लंबा चलता है, किस तरह से इसे किया जाएगा, और खास करके इस बार बोला जा रहा है कि इस बार जो जनगणना की जा रही है वो पिछले समय जो जनगणना हुई है उससे ये बहुत अलग है। तो किस तरह से इस बार 2026 की जो जनगणना है वो अलग है पहले हुई हुई जनगणनाओं से? देखिए, जनगणना जो है वो 2 चरणों में संपन्न की जाती है। प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से होता है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर छूटता नहीं है। हम सभी प्रकार के स्ट्रक्चर, चाहे वो आवास हो, कारखाना हो, झोपड़ी हो, सबको इसमें हम लोग शामिल करते हैं और उस भवन में, उस बिल्डिंग में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल से संबंधित, शौचालय हो, बिजली हो, उसकी जानकारी एकत्रित करते हैं और उसके पश्चात अगर वहाँ कोई रह रहा है तो उसके संबंध में मूलभूत जानकारी, जैसे वो कौन सी सुविधाओं का, यानी उसके पास मोबाइल है या नहीं, कंप्यूटर है या नहीं, उसके पास 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, आदि जैसी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो कुल मिलाकर 33 प्रश्नों को अधिसूचित किया गया है प्रथम चरण में परीक्षा के लिए, जानकारी के लिए। और बिहार में यह चरण 2 मई से आरंभ है और 31 मई तक यह संचालित होगा जी। दूसरा चरण जो है वो जनसंख्या गणना का है। जनसंख्या गणना, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, यह जो फेज है वह 2027 फरवरी में प्रस्तावित है और इसमें व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जानकारी भी ली जाती है। आपका दूसरा सवाल इसमें था कि यह किस प्रकार से पूर्व की जनगणनाओं से भिन्न है। 2027 की जनगणना पूर्व की जनगणनाओं से भिन्न है क्योंकि इस बार पहली बार यह जनगणना पूर्णतः डिजिटल मोड में संपन्न की जाएगी। डिजिटल मोड में संपन्न की जाएगी कहने का मतलब है, पहले जो हमारी जनगणना होती थी उसमें कई प्रकार के प्रपत्र होते थे, उन प्रपत्रों को भरना होता था और उसके बाद उसका डिजिटाइजेशन होता था। अब हमारे प्रगणक जब आपके घर जाएंगे, उनके स्मार्टफोन में पहले से ही एक मोबाइल ऐप डाउनलोडेड होगा और उस ऐप के माध्यम से वह सारी जानकारियां एकत्रित करेगा जी। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है। इसके पश्चात इस बार प्रत्येक गांव और शहर के वार्डों की एक डिजिटल जियो रेफरेंस्ड बाउंड्रीज निर्धारित की गई है। इससे फायदा ये होगा कि ना कोई एक एचएलबी का दूसरे एचएलबी के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा, ना कोई घर छूटेगा और ना किसी घर का दोहराव होगा, यानी 2 बार उसकी गिनती नहीं होगी जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस बार कार्य हुआ है वह जन सहभागिता को बढ़ाने को लेकर सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना। स्वगणना में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि आप se.census.gov.in पोर्टल पे जा करके अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं, यानी जो 33 प्रश्न प्रगणक आपसे पूछने वाले हैं उसकी जानकारी आप स्वयं भी भर सकते हैं। इससे जानकारी और भी सटीक होगी, ऐसा माना जा सकता है। जी, मेरा अगला प्रश्न सेल्फ इन्यूमरेशन पे ही था मैम, कि आखिर सेल्फ इन्यूमरेशन है क्या, किस तरह लोग इसको कर सकते हैं, और अगर किसी ने सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया हो या उसकी ऐसी आईडी जो है वो गुम हो गई हो तो उस केस में उसे क्या करना होगा? देखिए, बिहार में अभी प्रथम चरण, जैसा मैंने अभी बताया कि 2 मई से आरंभ हो चुका है, तो सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा 15 दिनों की दी गई थी। वो बिहार के लिए 17 अप्रैल से 1 मई तक का समय था। तो इस बीच में जिन लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन कर लिया, जैसे बिहार में 46,82,000 से ज्यादा लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन किया है, जो लोगों की जागरूकता और उनके उत्साह को प्रदर्शित करता है। परंतु जो लोग सेल्फ इन्यूमरेशन इस अवधि में नहीं कर पाए हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रगणक आपके घर जाएंगे, तब आप अपनी सारी सूचनाएं दर्ज करवा सकते हैं। और अगर कोई सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी भूल गए हों, जी, पहचान जो आपको 11 नंबर का जो डिजिट आपको मिलता है सेल्फ इन्यूमरेशन करने के बाद, अगर आप भूल गए हो तो उसको रिकवर करना आसान है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को
से आप sc.census.gov.in पर लॉगिन करें OTP के माध्यम से और उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने सेल्फ न्यूमरेशन नहीं किया है तो शायद उनकी जनगणना ना हो या फिर उन्हें कुछ आगे परेशानी हो। पर जैसा कि मैम ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि अगर किसी नागरिक ने सेल्फ न्यूमरेशन नहीं किया है तो जब लोग जनगणना करने के लिए आपके घर पे जाएंगे तो आप सारे डिटेल, सारे विवरण जो है, जो भी सवाल उनके होंगे वो सवाल का आप जवाब दे सकते हैं और आपका जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी और संवैधानिक तरीके से जनगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये बिल्कुल भी बिहार वासियों को डरने की बात नहीं है कि कई लोगों ने अगर सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं किया है तो भी वो इस जो जनगणना की प्रोसेस है, जनगणना का जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें वो बिल्कुल सहभागी बन सकते हैं और आगे अपना विवरण दे सकते हैं। मैम, कई बार ये देखा गया, जैसा आपने बताया कि अगर SCID गुम हो गया है तो आप OTP जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके और अपना ID जो है वो रिकवर कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, तो साइबर क्राइम के भी जो इंसिडेंसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। तो क्या हमारी ये जनता को सावधान रहने की जरूरत है कि उनसे किसी प्रकार का OTP या डॉक्यूमेंट्स या बैंक डिटेल्स वगैरह नहीं लिया जाएगा? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। मैं सबसे यही कहूंगी कि जनगणना कर्मी या हमारे प्रगणक जो भी आपके घर जाएंगे वो आपसे किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी या कोई दस्तावेज नहीं मांगेंगे जी। ना ही वो आपको कोई OTP, आपसे कोई OTP, आधार या अकाउंट नंबर वगैरह, पैन नंबर वगैरह की मांग करेंगे। तो अगर कोई आपसे ऐसी मांग करता है तो आपको सावधान हो जाना है। कोई ऐसा संदेश आपको आता है, कोई ऐसा कॉल आता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और जनगणना के लिए जो टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर के बारे में मैम हम डिटेल में आगे बात करेंगे और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें DD बिहार के साथ और देखते रहें हमारा ये कार्यक्रम बीच बहस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नागरिकों को सावधान रहना होगा किसी भी तरह की साइबर ठगी या साइबर क्राइम को लेकर, जो कि जनगणना के आसपास जो है वो नए नए इंसिडेंसेस सुनने को मिलने आ रहे हैं। तो किस तरह से मैम बता रही थी हमें कि हमारे पास एक टोल फ्री नंबर भी है 1855 जिसपे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो मैम इस टोल फ्री नंबर के बारे में और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। ये टोल फ्री नंबर आपका 24/7 चलता है और आप जनगणना के बारे में सामान्य जानकारी इस पर हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे हेल्प डेस्क अधिकारी और कर्मी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक स्वयं भी उपलब्ध रहते हैं, तो उनसे आप बातें कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई शिकायत हो तो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन साइबर ठगी के बारे में एक और नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1930। यह साइबर हेल्पलाइन का नंबर है। आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं और नजदीकी थाने में या जिला प्रशासन को भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैम आपने बताया कि अब जो फेज जनगणना का चल रहा है, यहाँ पे प्रगणन जो है वो हमारे घर पर आएंगे और सारी डिटेल्स हमारे से लेंगे। तो आम नागरिकों को या बिहार वासियों को किस तरह के डिटेल्स जो है उन्हें देने होंगे या फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है एक नागरिक होते हुए इस जनगणना की प्रक्रिया को पूरे करने में क्या सहभागिता हमारी होगी? जनगणना की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करना आपकी जवाबदेही भी है और हमारी अपेक्षा भी है। जब प्रगणक आपके घर जाएं तो आप उनको एंट्री दें अपने घर में और जो सवाल वो पूछें उसका आप जवाब दें। इसमें आपसे 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, और प्रश्न मुख्य रूप से आपके भवन को लेकर होगा, भवन की संरचना को लेकर होगा कि आपका घर रहने योग्य है या नहीं, उसकी दीवारें किस प्रकार की है, कच्ची ईंट से बनी है, पक्की ईंट से बनी है, या उसका फर्श मिट्टी का है, टाइल्ड है, सीमेंटेड है। इस प्रकार के प्रश्न होंगे। इसके अलावा उस घर में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल की क्या सुविधा है, शौचालय है या नहीं,
या रसोई घर में एलपीजी गैस का प्रयोग होता है या नहीं होता है, इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त उस परिवार में रहने वाले सदस्यों के संबंध में कुछ जानकारियां ली जाती है। परिवार का मुखिया कौन है, कितने सदस्य हैं परिवार में, कितने दंपत्ति हैं, और वह परिवार किस प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाहन आदि के संबंध में जानकारी ली जाएगी। तो ये बिल्कुल मूलभूत और बुनियादी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना होगा, और यह कानूनी बाध्यता भी है। ये मैं आपको बताते चलूं कि गलत जानकारी देना वो कानूनन गलत है, अपराध है। जी। कई बार ऐसा लोगों के मन में शंका होती है कि जब लोग हमारे घर पे आ रहे हैं तो क्या वो सही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जनगणना के ही लिए आए हैं, या फिर किसी और तरीके से लोग एंट्री करना चाह रहे हैं आपके घर में। तो वो कैसे इंश्योर करेंगे मैम कि जो लोग आ रहे हैं जनगणना करने के लिए उनकी कुछ आइडेंटिटी देख सकते हैं, या लोग कैसे सुनिश्चित करें कि वो सेफ उनको एंट्री दी जा सकती है अपने घरों में? जो भी जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे उनके पास एक पहचान पत्र होगा। उस पहचान पत्र पे एक QR कोड है, उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह ID कार्ड कहाँ से जनरेटेड है, किस कार्यालय से जनरेटेड है, उस पर उस कार्यालय का नाम, मुहर वगैरह लगा हुआ। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के ही लोग हैं, वो सरकारी व्यक्ति ही हैं जो आपके घर पे जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत खूब। और जैसा आपने बताया कि कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा 33 सवाल है जो नागरिकों से पूछे जाएंगे इस जनगणना के दौरान। तो आम जनता जो होती है उन्हें लगता है कि हम इतना कुछ बताएंगे तो क्या ये सेफ रहेगा, हमारा डेटा सेफ रहेगा, प्राइवेसी क्या है, ये सुरक्षित है या नहीं है। इसके बारे में हमारे नागरिकों को, हमारे बिहार वासियों को कैसे आप सुनिश्चित कीजिए? देखिए, जनगणना अधिनियम 1948 के सेक्शन 15 में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी जानकारी हम आपसे संग्रहित कर रहे हैं वह सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, यह जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की जाती है, ना ही इस जानकारी को किसी कोर्ट में बाध्य किया जा सकता है देने के लिए। तो और चूंकि यह आंकड़ों का संग्रहण है और इन आंकड़ों को संग्रहित करके हम इसको व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपकी कोई जानकारी हम रिवील नहीं करते हैं, बल्कि आंकड़ों का विश्लेषण करके हम लोग इसको प्रतिवेदित करते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी इसमें रिवील नहीं की जाती है, इसे गोपनीय रखा जाता है। तो जो भी जानकारी हम देंगे अपने घर के बारे में, या जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं जैसे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ये सब की जानकारी जो पूछी जाएगी वो बिल्कुल गोपनीय तौर पे रखी जाएगी और उसका किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं होगा। इसके लिए हमारे जो देशवासी हैं, हमारे बिहार वासी हैं, वो इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया कि जो भी जानकारी आप दीजिएगा वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, उसका किसी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। एक ये भी अफवाह सुनने को आ रही है मैम कि अगर आपने अपने डिटेल्स बताए जनगणना के दौरान तो आपका जो राशन कार्ड है वो कट जाएगा, या फिर आपकी और जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर कुछ बाध्यता आ जाएगी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर यहाँ एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इस क्वेश्चन को दोबारा आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक प्रश्न लिया था कि किस तरह से अगर कोई नागरिक जो है वो अपनी डिटेल्स बता रहा है तो क्या उसके मन में यह शंका होगी कि उसके राशन कार्ड को काट दिया जाएगा या फिर उसे कोई और सरकारी सुविधा जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी रंजीता मैम से कि मैम इसके बारे में हम आम जनता को किस तरह से बता सकते हैं सरल भाषा। जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में ही मैंने बोला कि जनगणना की जो पूरी प्रक्रिया है वो आंकड़ों का संग्रहण है। तो हम आंकड़े संग्रहित करते हैं और इन आंकड़ों को हम कहीं भी रिवील नहीं करते हैं। तो आपको इस ओर से निश्चिंत होना चाहिए कि इसकी गोपनीयता भंग होगी। जी बिल्कुल।
तो कोई भी डिटेल्स जो है आपके वो नहीं शेयर किए जाएंगे, वो बिल्कुल गोपनीय रहेंगे। और इस जनगणना के प्रोसेस से आपको जो बाकी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उस पे इसका कोई भी असर नहीं होगा। वो अलग पैरेलल चलते रहेगा और साथ में जनगणना का जो प्रोसेस है वो अलग से चलता और रहेगा। बिल्कुल ये सारी चीजें जो हैं वो अफवाह हैं, क्योंकि आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी हम रिवील ही नहीं कर रहे जी। हैं। तो ये आपके ऊपर टैक्स लगेगा या आपको कोई लाभ मिलेगा, तो ये बेबुनियाद बातें हैं, इस पर ध्यान ना दें। जी, ये बिल्कुल अफवाहें हैं, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। और जो जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, जो जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक नागरिक होते हुए हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और सरकार को जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार के द्वारा उसका सही जवाब देना है, ताकि आगे आने वाले समय में इस जनगणना के जब एनालिसिस की जाएगी, जैसे मैम ने बताया था कि आगे के फेज में इन डेटा की एनालिसिस की जाती है और तब जो नीतियां बनेंगी वो हमारे देश को और आगे बढ़ाएगी। ये इतना बड़ा प्रोसेस है मैम, इतने बड़े पॉपुलेशन की जनगणना करनी है, इतने सारे लोग, इतने कर्मी इसमें लगे हुए होंगे, तो किस तरह की चुनौतियां हैं जो ग्राउंड में लोगों को फेस करना पड़ रहा है, या किस तरह से आप लोगों को बोलेंगी कि वो कोऑपरेट करें कर्मियों से, ताकि इसे अच्छी तरह से संपन्न कराया जा सके? देखिए, जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंद्र सरकार की मशीनरी और राज्य सरकार की मशीनरी दोनों मिलकर काम करती है, तो दोनों के बीच में समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, तो हम उनके साथ समन्वय स्थापित करते हैं। इसके अलावा जिलाधिकारियों के साथ समन्वय हमारा होता है, चार्ज ऑफिसर्स के साथ होता है, और हमारे जो डायरेक्टरेट के जो कर्मी हैं वो सभी जिलों में जाते हैं, वहाँ के लिए नोडल बनाए जाते हैं, तो उनका लोकल लेवल पर भी समन्वय स्थापित करना उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो समन्वय एक चुनौती होती है, परंतु बिहार के संदर्भ में यह कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया है और हम एक साथ चल रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है, चूँकि ये इतने बड़े पैमाने पर ये जनगणना की प्रक्रिया की जाती है, तो इसके स्केल को देखते हुए इसमें शामिल जो लोग हैं, हमारे यहाँ इस बार 2 लाख से भी ज़्यादा प्रगणक और सुपरवाइजर्स इस कार्य में शामिल हैं। उनके अतिरिक्त कई कर्मी और पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। तो सबको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन वो सबको अच्छी तरह से चीज़ों की जानकारी देना कि आपको कौन सी जानकारी मांगनी है और कौन सी जानकारी आपको किस प्रकार से एंटर करना है, और डिजिटल मोड में है तो उसकी भी चुनौतियां हैं कि हर किसी को इसके लिए एजुकेट करना होता है। इसके अलावा काम, चूंकि ये टाइम सेंसिटिव है, समयबद्ध तरीके से इस काम को करना होता है, तो काम का अनुश्रवण जो है वो हम लोग कई बार फिजिकल मीटिंग्स के माध्यम से करते हैं, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं, और एक हमारा पोर्टल है CMMS पोर्टल, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग पोर्टल। तो इस पोर्टल में हम रियल टाइम पे देख सकते हैं कि कौन से जिले में कितना कार्य संपन्न हुआ है। तो मॉनिटरिंग लगातार हमें करनी होती है। इसके अलावा चूंकि इसमें जनता की भी सहभागिता है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए शिकायत प्रकोष्ठ सब जगह स्थापित है, और उसके अलावा मैंने बताया कि 1855 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और लोगों में जागरूकता इसके प्रति कि जनगणना में आप सहभागी बने, सहयोग करें, तो एक बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन भी सभी जिलों में चलाया जा रहा है। तो हमारी तैयारी बहुस्तरीय होती है, चुनौतियां भी बहुस्तरीय हैं, तो हम इसके ऊपर पैरेलली काम करते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोगों की गणना करनी है तो डेफिनेटली चुनौतियां तो बहुत होंगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पे हम सभी की शुभकामनाएं इस पूरे प्रोसेस के लिए है कि ये प्रोसेस जल्दी से और अच्छे तरीके से किया जा सके, ताकि आगे आने वाले समय में इसके जो लाभ हैं वो बिहार वासियों को और देशवासियों को मिल सके। एक ये भी मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कर्मी हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारे डिटेल्स ले लिए, तो कैसे ये हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा जनगणना जो है वो हो चुका है? इसके लिए कुछ SMS आएंगे या कुछ पेपर्स इसके लिए मिलेंगे कि हाँ आपके घर की जनगणना जो है वो की जा चुकी है? नहीं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब कर्मी जाएंगे तो कर्मी के पास यह जानकारी होगी कि वो कौन कौन से घर विजिट कर चुके हैं। जी जी, तो बस, और अगर कोई उस वक्त अपने घर पे ना हो तो वो कर्मी फिर जाएंगे आपके पास। वो कोई भी घर छूटेगा नहीं, उनको सारा घर कवर करना है। और अगर कोई घर खाली है तो वो खाली के रूप में दर्ज करेंगे, दर्ज किया जाए। जी।
और लंबे समय के लिए अगर मान लीजिए कोई बाहर जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तब तक अगर उस एरिया की जनगणना की जा चुकी है तो क्या वो उस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे घर की जनगणना नहीं हुई है, या उस तरह का कुछ ग्रीवांस रेज कर सकते हैं? ग्रीवांस तो रेज कर सकते हैं, परंतु इसका समाधान ये है कि हमारे प्रगणक आपके घर पे जाएंगे और उस मकान को दर्ज वो कर लेंगे और उसे खाली मकान के रूप में दर्ज करेंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आप उस फेज में आप कहीं और रह रहे हैं तो आप उस मकान को दर्ज करवा सकते हैं जिस जगह पे आप निवास कर रहे हैं। आप सामान्य तौर पर जहां निवास करते हैं वहां पर आप अपने मकान की, अपने हाउस होल्ड की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। जी, बस इसमें आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक भी घर छूटेगा नहीं। तो अगर आप नहीं है तो दोबारा से कर्मी जो हैं वो आपके घर पर जाकर जनगणना का कार्य पूरा करेंगे। तो यह बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है कि अगर आप कहीं काम पर गए हुए हैं या किसी वजह से बाहर गए हुए हैं और कर्मी आकर लौट गए, तो ये बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है कि जनगणना का कार्य नहीं पूरा किया जाएगा। कर्मी दोबारा भी आएंगे या फिर उसे मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जब कर्मी जाएंगे तो उनके पास यह जानने का कोई साधन नहीं होगा कि अभी आप अवेलेबल हैं कि नहीं, अवेलेबल हैं या नहीं, इसलिए आपका मकान खाली मकान के रूप में दर्ज कर दिया जाए। जी, बहुत खूब। तो इस तरह से ये, जैसे मैम ने बताया कि किस तरह से अलग अलग स्टेप्स में इस जनगणना के कार्य को किया जा रहा है, मैं आपसे एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगी मैम कि आखिर जैसा आपने बताया कि काफ़ी फेजेस में होंगे और फिर इसके डेटा की एनालिसिस होगी, तो किस तरह से यह आगे आने वाले समय में देशवासियों को, बिहार वासियों के जो डेवलपमेंटल स्कीम्स होंगे या जो नीतियाँ बनेंगी उसमें किस तरह से इसका एक अहम रोल होगा? देखिए, जनगणना में जो आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं उन आंकड़ों का उद्देश्य ही यह होता है कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है, हमारे जो भौतिक स्ट्रक्चर्स हैं उसकी स्थिति क्या है, लोगों को कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसके डेटा से यह क्लियर हो जाता है कि कौन से क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है। तो राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए सरकारें जो रणनीतियाँ बनाती हैं उन रणनीतियों में इन आंकड़ों का उपयोग होता है। जी, तो यह जैसा कि आपको इस कार्यक्रम के दौरान बार बार बताया गया कि जब भी कर्मी जाए आपके घर पे तो आप जनगणना का जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आप जवाब दीजिए। आपके सारे डेटा जो है वो गोपनीय रहेंगी। और इन सारे डिटेल्स के लिए मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई और हमारे बिहार वासियों को आपने इतने डिटेल में बताया कि आखिर ये जनगणना का प्रोसेस क्या है, और जिनके भी मन में जो भी सवाल या दुविधाएं थी वो मैं बहुत ही आश्वस्त होकर कह सकती हूँ कि अब वो दुविधाएं जो हैं वो दूर हो गई होंगी। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने दर्शकों का कि आप डीडी बिहार के साथ बने रहे और आपने इस कार्यक्रम को देखा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।